हेलो एवरीबॉडी, स्कॉलर स्टडी सेंटर की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पेपर नंबर 255 और अपन इसका पेपर नंबर 255 ठीक है। और अपन इसका जो इंग्लिश वाला पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे। तो बिना कोई देरी के लिए शुरू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर अपना 76 में पूछा क्या है भाई, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। नेचुरल सी बात है, 3 है वो इनकरेक्टली वर्ड है, 3 शब्द ऐसे हैं जिनका स्पेलिंग इनकरेक्टली है, एक है जिसकी स्पेलिंग करेक्टली होगी। तो बिजनेस, बीजी प्लसनेस, बिजनेस, नाइसेंस, नेचुरल सी बात है यहाँ पर ए आना चाहिए था। मेंटेनेंस, यहाँ पर ए आना चाहिए था। कैलेंडर, आपको पता है यहाँ पर ए आना चाहिए था। बिजनेस में जब आपको पता है यहाँ पर इसमें नेस जोड़ेंगे तो वाई है वो किस में चेंज हो जाएगा, आई में चेंज हो जाएगा। हमारा आंसर बन जाएगा बिजनेस। समझ में आ गई बात? तो हमारा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा अपना बिजनेस, ठीक है ना। चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 77 पे। क्वेश्चन नंबर 77 पे देखते हैं भाई, इसने पूछा क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। हमें बताना क्या है भाई, सिनोनिम बताना है। और शब्द क्या दे रखा है हमें, इसमें शब्द दे रखा है, इसमें फॉर द वर्ड कीन, हमें शब्द क्या दे रखा है, कीन दे रखा है। और हमें इस कीन शब्द का सिनोनिम बताना है। सेंटेंस में क्या दे रखा है, आई एम ईगर एंड हैप्पी टू विजिट द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ दार्जिलिंग नेक्स्ट मंथ विद माई फैमिली। तो यहाँ पर ये बंदा क्या बोल रहा है, कीन शब्द का रिप्लेस करने के लिए कौन सा शब्द है, तो कीन का मतलब बेटा ईगर होता है। कीन का मतलब क्या चीज होता है, ईगर, किसी काम को करने के लिए बहुत ज्यादा उतावला होना, जल्दबाजी करना, उत्सुक होना। जैसे जिसके इसके लिए अपन बोल सकते हैं लुक फॉरवर्ड टू, इसके लिए अपन किस शब्द का यूज कर सकते हैं, लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू कह सकते हैं, ईगर कह सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए अपन किस शब्द का यूज कर सकते हैं, कीन शब्द का यूज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलते हैं भाई अपने क्वेश्चन नंबर 78 पे। क्वेश्चन नंबर 78 क्या पूछा भाई, एंटोनिम। कौन से शब्द का बेटा, स्केरसिटी शब्द यहाँ पर दे रखा है। कौन सा शब्द दे रखा है, स्केरसिटी। और हमें इसका बताना क्या है, एंटोनिम बताना है ना। तो इन स्पाइट ऑफ हैविंग आइस ग्लेशियर्स अक्रॉस द ग्लोब, पीपल डोंट हैव एक्सेस ऑफ फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर, है ना। तो बेटा आपको पता ही है इस शब्द का मतलब कमी होता है। इसका मतलब क्या होता है, शॉर्टेज। इसका मतलब होता है कमी होना किसी चीज की, इसका मतलब होता है शॉर्टेज होना, ठीक है ना। और एक्सेस का मतलब क्या होता है, ज्यादा होना किसी चीज का। तो हमें बताना है इसका क्या है, एंटोनिम बताना है। तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा, एक्सेस, ठीक है। वाटर का पता ही है आपको, फ्रेश का पता ही है, ग्लेशियर आपको पता ही है, जो हिमखंड होते हैं, बड़े बड़े जो बर्फ के टुकड़े होते हैं उनको ग्लेशियर्स बोलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अपना 79। क्वेश्चन नंबर 79 में बेटा क्या पूछा है इसने, सिलेक्ट द ऑप्शन, हमें ऑप्शन चुनना है, दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का सेंटेंस है बेटा, है ना। तो इसमें पैसिव वॉइस में आपको पता ही है, सबसे जो जरूरी चीज गौर करने वाली होती है, जब भी वॉइस चेंज करो ना, तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है बेटा, वर्ब का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है आपको। सबसे ज्यादा किस चीज का ध्यान रखना है, वर्ब का ध्यान रखना है। तो इसमें अपने पास वर्ब क्या दे रखी है, फ्राइटनेड, ठीक है ना। तो फ्राइटनेड शब्द क्या चीज है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इसको मैं थर्ड फॉर्म क्यों नहीं मान सकता, अभी फ्राइटन की सेकंड फॉर्म भी फ्राइटनेड होती है और थर्ड भी फ्राइटनेड होती है। तो बेटा मैं इसको थर्ड फॉर्म क्यों नहीं मान सकता, क्योंकि थर्ड फॉर्म कभी हेल्पिंग वर्ब के बिना यूज ही नहीं हो सकती, है ना। तो मुझे इसको कौन सी फॉर्म मानना पड़ेगा, सेकंड। और जब हम इसको पैसिव में लेके जाएंगे तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, या तो वोज और या वर, और हमें यूज करना पड़ेगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बेटा इनमें देख लो, वोज वर प्लस थर्ड फॉर्म किस में दे रखा है, इसमें तो नहीं दे रखा, इसमें तो नहीं दे रखा, तो ये तो नहीं है, ठीक है ना। इसमें हेड दे रखा है बेटा, ये भी नहीं हो सकता। इसमें गोट दे रखा है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ देखो बेटा, ये देखो वोज दे रखा साथ में, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी दे रखी है। तो यही हमारा
आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। एक चीज का और भी ध्यान हमें रखना है, होता क्या है जब पेसिव वॉइस एक्टिव से पेसिव बनाते हैं तो बेटा जो वर्ब के बाद वाला होता है वो तो वर्ब से पहले आ जाता है, और जो वर्ब से पहले है वो वर्ब से बाद में चला जाता है। तो देखो इसने हॉर्स को पहले लिख रखा है और सडन नॉइस है इसको इसने बाद में लिख रखा है। सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना रखा है और ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना रखा है। ठीक है ना। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 79 पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 80 पे। क्वेश्चन नंबर अपना 80, क्वेश्चन नंबर चलते हैं भाई 80 पे। बेटा इसमें पूछा क्या है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट। हमें सब्स्टिट्यूट वर्ड बताना है। ठीक है ना। ऑफ द गिवन अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, जो भी सेंटेंस दे रखा है उसमें कोई एक पार्ट है उसको अंडरलाइन कर रखा है और हमें उस अंडरलाइन किए हुए शब्द का सब्स्टिट्यूट बताना है, मतलब हम दिए हुए शब्द की जगह किस शब्द का यूज कर सकते हैं। तो बेटा इसने अंडरलाइन किस वर्ड को कर रखा है इसने, इन टूडेज वर्ल्ड टेक्नोलॉजी मस्ट बी यूज फॉर फीड द चेंजिंग फोर्सेज इन सोसाइटी। तो बेटा इसने अंडरलाइन कर नहीं रखा, मैं अपनी तरफ से बता देता हूं आपको, इसमें अंडरलाइन इसको किया होना चाहिए था, फिर इसको अंडरलाइन किया होना चाहिए था इसने। ठीक है ना। तो हमें इसकी जगह पर शब्द का यूज बताना है ना। तो इसमें देखो मस्ट नो इम्प्रूव, इसमें बेटा देखो मस्ट दे रखा है, साथ में बी यूज्ड भी दे रखा है, साथ में फॉर दे रखा है। फॉर क्या चीज है, प्रीपोजिशन है, और बेटा इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आएगी नहीं, प्रीपोजिशन के साथ हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करना पड़ेगा, चौथी फॉर्म का, और इसने तो बेटा ये देखो पहली फॉर्म दे रखी है, तो ये तो गलत हो गया। तो हम देखते हैं इसके साथ क्या लगा सकते हैं। मस्ट के साथ हेज गलत हो गया बेटा, मोडाल्स के साथ कभी भी, मोडाल्स के साथ कभी भी हैज और हेड का यूज हो ही नहीं सकता, इन दोनों के साथ हैज और हेड का यूज नहीं हो सकता। मोडाल्स के साथ कभी भी हैज और हेड का यूज नहीं हो सकता। किसका यूज हो सकता है, हैव का यूज हो सकता है। तो बेटा ये तो हमारा पार्ट गलत हो गया। दूसरे में मस्ट हैव बीन यूज्ड टू फीड, ये भी हो सकता है, और मस्ट यूज टू फीड ये भी हो सकता है, और मस्ट बी यूज टू फीड ये भाई इन तीनों में से हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। तो अपने पास देखो सब्जेक्ट कौन है, टेक्नोलॉजी। ठीक है। काम क्या हो रहा है, यूज करना। काम क्या हो रहा है, यूज करना। अब मुझे बताइए कि टेक्नोलॉजी ने यूज किया या टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है। यहाँ पर वर्ब क्या चीज दे रखी है, यूज करना। सब्जेक्ट कौन है, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है, तो हमारा दिया हुआ सेंटेंस है वो किसका है, पैसिव वॉइस का। मैंने आपको एक वीडियो में पहले भी बताया था कि अगर सब्जेक्ट और वर्ब दे रखे हैं और इन दोनों के बीच में ने आ जाए तो दिया हुआ सेंटेंस हमेशा एक्टिव का होता है। ठीक है ना। और अगर सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में बेटा को आ जाए, क्या चीज आ जाए, या तो को आ जाए और या फिर क्या आ जाए, से आ जाए, तो बेटा सेंटेंस हमेशा ही किसका होता है, पैसिव का होता है। तो यहाँ पर देखो टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है, तो हमें कौन सा उत्तर चाहिए, पैसिव वाला। तो बेटा ये तो हो नहीं सकता, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि मोडाल से इसके साथ मतलब अगर टू दे रखा है, पहली फॉर्म दे रखी है, तो टू बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होना चाहिए, और या फिर इसकी वजह से, मोडाल की वजह से बी का यूज होना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये वाला आंसर बन जाएगा। इस मोडाल की वजह से क्या आ जाएगा, साथ में बी आ जाएगा। जब पेसिव वॉइस बनाते हैं तो मोडाल्स के साथ बी का यूज करना पड़ता है, और पेसिव वॉइस में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और इसके साथ में टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म का यूज हो जाएगा। ये हो गया। अच्छा, अगर आप में से किसी के दिमाग में ये सवाल आ रहा हो कि ये भी तो हो सकता है, ये क्यों नहीं हो सकता भाई, अगर कहीं पर हमें क्या दे रखा हो, कोई मोडाल दे रखा हो, मोडाल दे रखा हो और उसके साथ दे रखा हो हेव, और इसके साथ दे रखी हो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हाँ भाई ये भी हो सकता है। और अगर इसका पैसिव वॉइस बनाना है मान लिया, तो क्या बन जाएगा, मोडाल प्लस हेव प्लस बीन और प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन ध्यान दीजिए बेटा, इसका मतलब पता है क्या बन जाता है, इसका मतलब ये बन जाता है कि ये काम किया जाना चाहिए था लेकिन किया नहीं गया। जैसे मैं कहीं पर ये लिख दूं, शुड हैव रिटन, शुड हैव रिटन। अगर पैसिव लिखूंगा तो इसका क्या बन जाएगा, शुड हैव बीन और आगे लगा दूं रिटन। तो बेटा इसका मतलब है कि कोई चीज है जिसको लिखा जाना चाहिए था, लेकिन इसका मतलब है बट इट डिड नॉट, लेकिन लिखा नहीं गया। एक वाक्य देखो, जैसे आई शुड हैव रिटन ए लेटर,
ठीक है ना। अब बेटा इसका मतलब पता है क्या है, बट आई डिड नॉट, बट आई डिड नोट। अब इसका मतलब ये बन रहा है कि आई शुड हैव रिटन ए लेटर, मुझे एक पत्र लिखना चाहिए था, इसका मतलब बट आई डिड नोट, परंतु मैंने लिखा नहीं। अब अगर इसका पैसिव बनाऊंगा तो बेटा आपको पता ही है ए लेटर है वो सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है ना। और इधर है क्या आ जाएगा, बाई मी आ जाएगा। अब शुड का तो शुड रहेगा, हेव का हेव रहेगा, और यहाँ पर क्या लगा देंगे, पैसिव बनाएंगे तो बीन लगा देंगे। तो अब यहाँ पर देखो टेक्नोलॉजी को यूज किया जाना चाहिए था लेकिन किया नहीं जा रहा, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी को यूज किया जाना चाहिए लेकिन यूज नहीं किया जा रहा, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो इसलिए इसमें बी वाला भी हमारा आंसर नहीं बनेगा, हमारा आंसर बन जाएगा डी। टेक्नोलॉजी मस्ट बी यूज्ड, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए टू फीड द चेंजिंग फोर्सेज इन आवर सोसाइटी, इन सोसाइटी। तो हमारा आंसर बन जाएगा भाई डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे, क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा है भाई, सेलेक्ट द ऑप्शन विद द करेक्ट स्पेलिंग्स टू रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस। तो इसने कौन से शब्द को अंडरलाइन कर रखा है भाई, इसने बेटा अंडरलाइन कर नहीं रखा, एक्चुअल में इसको अंडरलाइन करना चाहिए था, इसने इसको अंडरलाइन करना चाहिए था, है ना। तो अब इसमें देखो ये शब्द क्या है भाई, एंजेंट, ये शब्द है बेटा एंजेंट, ठीक है, ये शब्द है एंजेंट, ठीक है। इसमें बेटा ईएनजी थोड़े ना जोड़ेंगे अपन, ईएनजी थोड़े ना जोड़ेंगे, इसमें क्या जोड़ेंगे अपन, आईएनजी जोड़ेंगे। और सीनरी की स्पेलिंग आपको पता ही है क्या होती है, सीनरी की स्पेलिंग SCENE, सीन, सीन। अब इसमें बेटा ए थोड़ी ना लगाएंगे, सीन, सीन हो गया SCENE, और इसमें क्या जोड़ दो, RY जोड़ दो। तो ये स्पेलिंग देख लो कहां पर है भाई, एनचेंटिंग ये रहा और सीनरी की स्पेलिंग ये रही। अब यहाँ पर तो ये गलत है, एनचेंटिंग स्पेलिंग यहाँ पर ई लगा रखा है तो वैसे भी गलत हो गया, सीनरी भी गलत हो गया, ठीक है ना, एनचेंटिंग भी गलत हो गया, सीनरी भी गलत हो गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा बेटा इसमें ए, ठीक है ना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे, क्वेश्चन नंबर 82 पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर अपना 82 में बेटा पूछा इसने, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंसेस इन एक्टिव वॉइस। बेटा ये इसका हमसे क्या बनवाना चाहता है, एक्टिव वॉइस बनाना चाहता है, ठीक है ना। मैंने अभी अभी अपने पास एक वॉइस का सवाल आया था, अभी अभी एक वॉइस का क्वेश्चन हमने हल किया है, तो उसमें मैंने क्या बोला है आपको कि जब भी किससे रिलेट करता हुआ सवाल हो, बेटा वॉइस से रिलेट करता हुआ सवाल हो, तो हमें सबसे पहले किसको देखना है बेटा, हमें सबसे पहले वर्ब को देखना होता है, ठीक है ना। तो इसमें अपने पास देखो वर्ब क्या दे रखा है, आर, बीइंग और शोन, ठीक है ना। तो जब इज, आर, एम, वॉज, वर, इन पांचों में से कुछ भी दे रखा है, इज, आर, एम, वॉज और वर, इन पांचों में से कुछ भी दे रखा है, और इनके आगे या तो आईएनजी दे रखा है और या फिर क्या दे रखा है, बीइंग दे रखा है। तो बेटा इज, आर, एम, वॉज, वर को चेंज नहीं करना है, इज, आर, एम, वॉज, वर को तो इज, आर, एम, वॉज, वर ही रखना है। तो मैं यहाँ पर देखो अपने को बीइंग दे रखा है, देखो यहाँ पर बीइंग दे रखा, तो मैं इस आर को किसी में चेंज नहीं करूंगा, इसका इज, एम, आर बन जाएगा। तो इसका बन जाएगा इज या आर और या एम बन जाएगा। अच्छा, बीइंग में जो आईएनजी है, जो इसमें आईएनजी है, वो आईएनजी मैं इसमें जोड़ दूंगा। तो इसमें जोड़ने के लिए पहले तो मुझे शोन की पहली फॉर्म शो बनानी पड़ेगी, और शो में मैं क्या जोड़ दूंगा, आईएनजी जोड़ दूंगा। तो शो प्लस आईएनजी क्या हो जाएगा, शोइंग हो जाएगा। तो बेटा कहीं पर देख लो ऑप्शन में इज, आर, एम प्लस आईएनजी दे रखा है क्या, तो बेटा ये देखो इज, आर, एम प्लस आईएनजी दे रखा, इसमें तो मे दे रखा है, इसमें विल दे रखा है, इसमें कैन दे रखा है। तो बेटा ये तो हो ही नहीं सकते किसी कीमत पर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब मैंने आपको अभी एक बात बोली है कि अगर इज, आर, एम, वॉज, वर के बाद या तो आईएनजी हो और या बीइंग हो, तो वॉइस चेंज करते समय कभी भी इज, आर, एम, वॉज, वर को चेंज नहीं करना, इज, आर, एम, वॉज, वर ही रखना है। हाँ, अगर इज, आर, एम, वॉज, वर के बाद अगर इज, आर और एम के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इसको किस में चेंज कर दो, या तो वर्ब की पहली फॉर्म बना दो और या पहली फॉर्म में एस या ईएस बना दो। अगर वॉज, वर के साथ थर्ड फॉर्म है, अगर किसके साथ थर्ड फॉर्म है, वॉज या वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो बेटा इसको किस में चेंज कर दो, वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज कर दो। यहाँ पर वॉज, वर नहीं रहेंगे, वॉज, वर है वो हट जाएंगे और वर्ब की सेकंड फॉर्म। और अगर इज, आर, एम के साथ थर्ड फॉर्म है, तो या तो वर्ब की पहली फॉर्म बन जाएगी और या वर्ब की पहली फॉर्म में एस या ईएस बन जाएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर अपना 83, क्वेश्चन नंबर 83 पे चलते हैं भाई। बेटा इसने पूछ क्या रखा है, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस आर गिवन बिलो इन जंबल्ड अप। जंबल्ड अप कौन सा सेंटेंस आ गया बेटा, पेरा जंबल वाला, जिसमें PQRS या ABCD दे रखा है,
और इसमें हमें इनको सही सीक्वेंस में जमाना है। तो देखते हैं क्या दे रखा है इसने। इसने दे रखा है we need to understand where we are and that will require significant investment where we are headed and in our data and information infrastructure to stay ahead of these crises। तो बेटा एक चीज गौर करिएगा, जब पेराजंबल वाले सेंटेंस होते हैं ना, उनमें आपको जोड़े पकड़ने होते हैं। उनमें सबसे बढ़िया क्या काम है, जोड़े पकड़ो। जैसे मतलब इसका इसके साथ पेयर बन रहा है, या ए का सी के साथ बन रहा है, या सी का ई के साथ, इस प्रकार आप पेयर बना लो। तो यहाँ पर मैं आपको पेयर बनाने का तरीका बताता हूँ। देखो जैसे यहाँ पर क्या दे रखा है, वेयर वी आर, और इसके बाद में दे रखा है एंड। अब आपको पता है एंड के पहले और एंड के बाद में दोनों तरफ सेम पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर वेयर वी आर है, तो यहाँ पर देखो एक पार्ट में यहाँ पर भी क्या दे रखा है, वेयर वी आर दे रखा है ना। तो एंड के पहले वेयर वी आर है और एंड के बाद में वेयर वी आर आ जाएगा। तो देखो ए का जोड़ा किसके साथ बन रहा है भाई, सी के साथ। ए के साथ किसका जोड़ा बन रहा है, सी के साथ। अभी एक चीज और देखिएगा बेटा, यहाँ पर दे रखा है इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर क्या दे रखा है, इन्वेस्टमेंट। इसके लास्ट में दे रखा है इन्वेस्टमेंट। तो बी को छोड़ करके आप देखो इन्वेस्टमेंट के तुरंत बाद क्या आ सकता है, इन्वेस्टमेंट वी होगा, या इन्वेस्टमेंट डेट होगा, या इन्वेस्टमेंट के बाद में वी होगा, या इन्वेस्टमेंट इन होगा, या इन्वेस्टमेंट टू होगा। तो नेचुरल सी बात है बेटा, इन्वेस्टमेंट के साथ किसका यूज होता है, इन्वेस्टमेंट के साथ इन का यूज होगा। इन्वेस्टमेंट के साथ क्या आएगा, इन आएगा। तो इस इन्वेस्टमेंट के तुरंत बाद में कौन सा सेंटेंस, कौन सा पार्ट आ जाएगा, डी वाला। इसने दे रखा है दैट विल रिक्वायर सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन आवर डेटा एंड इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है ना। तो बताओ बी के बाद फिर कौन आ जाएगा, बी के बाद में आ जाएगा डी। तो ए के बाद में सी आएगा और बी के बाद में डी आएगा। अपने ऑप्शन उठा के देखते हैं ऐसा कहां पर मिलता है। अब इसमें देखो ए के बाद में सी, अब देखो इसमें ए के बाद में सी दे रखा है लेकिन बी के बाद में डी नहीं दे रखा, बी के बाद में डी नहीं दे रखा, तो गलत हो गया। इसमें तो ए के बाद सी है ही नहीं बिल्कुल ही। अच्छा इसमें भी देखो ए के बाद सी नहीं है, इसमें देखो ए के बाद में सी भी दे रखा है और बी के बाद में डी भी दे रखा है ना। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलते हैं भाई। अभी मैंने आपको क्या एक चीज गौर करना, आपको अगर शुरुआत समझ में नहीं आ रही ना भाई, शुरुआत इससे करें या इससे करें या इससे, तो आप ऐसा करिए कि नहीं दो दो के जोड़े बना लीजिए और जोड़े के अकॉर्डिंग फिर आपको आंसर मिल जाएगा आराम से। और पीक्यूआरएस वाले जो सेंटेंस होते हैं ना, क्वेश्चंस होते हैं, उनको कभी हिंदी अनुवाद या अपने तरीके से मत करो। ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग उनका आंसर उठाना चाहिए। ठीक है ना। तो चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 84 पे। क्वेश्चन नंबर अपना है 84। देखते हैं भाई 84 में क्या पूछा हुआ है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोफोन्स टू फिल इन द ब्लैंक्स, काइंडली एक्सेप्ट माई। अच्छा होमोफोन्स का मतलब है बेटा एक जैसी ध्वनि वाले, एक जैसी। होमोफोन का मतलब है शब्दों का उच्चारण एक जैसा है, प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है, लेकिन उनके मीनिंग डिफरेंट होते हैं, है ना। तो देखते हैं भाई इसमें कौन से दो शब्द है। एक तो कॉम्प्लीमेंट है, कंप्लेंट्स है, कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट्स। तो यहां पर मैं सबसे पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगा बेटा, इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है शाबाशी देना। इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी पर कमेंट करना, लेकिन रूड और नेगेटिव नहीं, अच्छा कमेंट, शाबाशी देना, किसी को प्रशंसा करना। ठीक है। और इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है बेटा पूरा करना, किसी अधूरी चीज को पूरा करना, किसी अधूरी आधी अधूरी चीज को पूरा कर देना, यानी किसी चीज को और बेहतर बना देना, कमी है तो उसको पूरा कर देना। तो यहाँ पर काइंडली एक्सेप्ट करके, कृपया एक्सेप्ट करो। जब आप एक्सेप्ट करवा रहे हो किसी को, तो क्या एक्सेप्ट करवा रहे हो, आपने कोई अच्छा कमेंट दिया है, कोई अच्छी बात बोली है, वही तो आप एक्सेप्ट करा रहे हो ना। तो पहले में क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, पहले में आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट। ऑन योर न्यू हेयर कट, किस चीज पे शाबाशी दी जा रही है भाई, कमेंट दिया जा रहा है उसको नए हेयर कट पे। इट, अब इट का यूज किसके लिए हो रहा है, इस हेयर कट के लिए। इस हेयर कट के लिए किसका यूज हो रहा है, इट। जो आपका ये हेयर कट है, ये क्या कर रहा है, योर पर्सनैलिटी को क्या कर रहा है, चार चांद लगा रहे हैं, मतलब और भी अच्छा बना रहे हैं। हेयर कट है वो आपकी पर्सनैलिटी पहले से अच्छी है, उसको और अच्छा बना रहा है। तो जब कोई चीज दूसरी चीज को और ज्यादा अच्छी बना देती है, तो वो उसको कॉम्प्लीमेंट कर रही होती है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही पूरक होता है, आधी अधूरी चीजों को पूरा कर देना। ठीक है ना। तो फर्स्ट में आएगा बेटा अपना कॉम्प्लीमेंट और दूसरे में आएगा कॉम्प्लीमेंट्स। तो अपना उत्तर बन जाएगा कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट्स, ये वाला बन जाएगा बेटा। देखो पहले वाले में कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और दूसरे वाले में कॉम्प्लीमेंट्स। अब ये यहाँ पर एस क्यों लगा रहा है, क्योंकि ये वर्ब का काम कर रहा है। और इट जो है, ये इट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमें वर्ब भी कैसी चाहिए, सिंगुलर चाहिए। और सिंगुलर वर्ब के लिए हमने इसमें क्या लगा दिया,
एस लगा दिया, तो ये बी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं बेटा क्या बोला इसने 84 में। 84 में बोल रखा है कि पार्ट ऑफ ए सेंटेंस आर गिवन, पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस आर गिवन बिलो इन जंबल्ड अप, वही बेटा पेरा जंबल वाला सवाल, पेरा जंबल वाला सवाल, ठीक है ना। अपने पास कितने ऑप्शन दे रखे हैं, कितने पार्ट दे रखे हैं, 4, हमें इनको जमा के देखना भाई कौन से मतलब कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में जाएगा। तो इसमें देखो इसने दे रखा है भाई शुरुआत में, देखो नाम दे रखा है इसमें शुरुआत में एम्बेरेसमेंट, द ग्रेट गॉड्स, हिज क्लेवर प्लान्स और लोकी, है ना। तो यहां पे देखो भाई अपने इस प्रॉपर नाउन है ना, और ये प्रॉपर नाउन किसी का नाम है, इस नाम को जब किसी का नाम है तो प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन होती है वो बेटा हमारा पहला सेंटेंस हो सकता है। तो अपने डी से शुरू करते हैं, इसमें डी से शुरू करके देखते हैं। तो सबसे पहले क्या आ गया डी, लोकी वाज रिप्रेजेंटेड एज द कंपेनियन ऑफ, कंपेनियन ऑफ, जब ओव दे रखा है आपको पता है, जब ओव दे रखा है तो इसके इस साइड में भी नाउन होगी, ये भी कोई नाउन होगी, और ओव के तुरंत बाद में ये भी कोई नाउन होगी, है ना। कंपेनियन का मतलब होता है साथी। अब देखो भाई साथी है तो किसके साथी हो सकते हैं, आगे देखो कंपेनियन ऑफ हिज क्लेवर प्लान्स के है, या क्लेवर जो कंपेनियन साथी है वो इस गॉड्स के, कौन से गॉड्स के, ओडिन और थोर के। तो बेटा सीधी सी बात है डी के बाद क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। लोकी को रिप्रेजेंटेड, लोकी को रिप्रेजेंट किया गया किसके रूप में, दोस्त के रूप, साथी के रूप में, किसका साथी, द ग्रेट गॉड्स, देवताओं के, कौन से देवता, ओडिन और थोर के साथी के रूप में। तो अपना डी के बाद में कौन सा जाएगा, बी जाएगा। देखो डी के बाद में बी किसमें, डी के बाद में बी, बेटा इस ए की ऑप्शन में यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा और भी देख सकते हैं, उनको इन ओडिन और थोर का दोस्त बनाया गया, और मकसद क्या था, हेल्पिंग देम विद। अब देम का यूज किसके लिए हो रहा है, लोकी के लिए नहीं हो रहा, लोकी के लिए होता फिर तो हिज होता, ये यूज हो रहा है ओडिन और थोर, क्योंकि ये दो बंदे हैं तो दो बंदों के लिए किसका यूज करना है, देम का। तो उनकी मदद करनी है, किस चीज के साथ मदद हो सकती है, अपने प्लान्स के साथ, प्लान्स के साथ वो उनकी मदद कर रहा है। लोकी है वो ओडिन और थोर की मदद कर रहा है किसके साथ, अपने क्लेवर प्लान्स के साथ। तो नेचुरल सी बात है बी के बाद में सी आ जाएगा, और सी के बाद में लास्ट में ए हो जाएगा। तो डी बी सी ए ये हमारा सीक्वेंस हो जाएगा, प्रॉपर सीक्वेंस हो जाएगा, ठीक है। तो चलो चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर अपना 86 देखते हैं भाई क्या बोलता है क्वेश्चन। एंटोनिम, बेटा इसमें तो सीधा ही दे रखा है एंटोनिम, है ना। और कौन से शब्द का दे रहा है भाई इसने एंटोनिम, ये देखो ये शब्द दे रखा, काम शब्द दे रखा, हमें इसका एंटोनिम बनाना है। और वैसे भी आपको पता है काम का मतलब होता है शांत, और नर्वस का मतलब होता है बेचैन, शांत नहीं होना। तो एंड के दोनों तरफ विपरीत शब्द तो हो नहीं सकते, सिमिलर शब्द होंगे, डिसिमिलर तो हो नहीं सकते। तो हमें नर्वस से मिलता जुलता ही शब्द इस साइड में ढूंढना है। तो नर्वस से मिलता जुलता कौन सा होता है, सैंक्फ्रॉइड का तो मतलब होता है कंपोज्ड, रिजर्व्ड आदमी, जिस पर किसी प्रकार का मतलब कोई टेंशन वगैरह हावी नहीं होती, रिजर्व्ड सीरियस आदमी। एपैथेटिक, इनडिफरेंट आदमी, उदासीन, जिस पर सुख दुख आदि का कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको इनडिफरेंट बोलते हैं। ऐसे आदमी को बेटा स्टोइक भी बोल सकते हो, स्टोइक। एपैथेटिक आदमी कैसा होता है, पैथोस का मतलब होता है महसूस करना, ये शब्द किससे बना है, पैथोस से। पैथोस का मतलब होता है फीलिंग, पैथोस का मतलब होता है फीलिंग, इमोशंस, इमोशंस। और जब ए लगा दिया तो मतलब कोई इमोशंस नहीं है, जिसको ना तो सुख में सुख मिलता है, सुख अच्छी चीजों से उसको सुख नहीं मिलता, और बुरी चीजों में वो कभी दुखी नहीं होता। तो ऐसे आदमी एपैथेटिक होते हैं। अच्छा, स्टिल का मतलब शांत हो गया, एक्साइटेड है तो एक तरह से बेचैन, उत्सुक। तो हमें पता लग गया भाई नर्वस से मिलता जुलता शब्द क्या है, एक्साइटेड है। और काम का उल्टा भी यही होता है, काम का मतलब शांत होता है, और एक्साइटेड का मतलब बेचैन, उत्सुक किसी चीज को लेकर के, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा भाई हमारा, ठीक है ना। अच्छा, अगर काम है ना इसका सिनोनिम पूछा होता तो सैंक्फ्रॉइड होता, सैंक्फ्रॉइड का मतलब भी शांत होता है, काम का मतलब भी शांत होता है, और स्टिल का मतलब भी शांत होता है। जैसे स्टिल वाटर, स्टिल वाटर मतलब शांत पानी, स्टिल का मतलब भी बेटा क्या होता है, इसका मतलब भी होता है शांत, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 में देखते हैं भाई क्या बोला गया है। इसमें बोला है बेटा सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम, सिनोनिम बताना है फॉर द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। कोई शब्द को अंडरलाइन कर रखा है और उसका हमें बताना है सिनोनिम। तो बेटा इसने अंडरलाइन तो कर नहीं रखा, तो हमें अपनी तरफ से करना पड़ेगा। इसमें अंडरलाइन करना चाहिए था इसको, हैकल वर्ड को, हैकल को। हैकल करने का मतलब क्या होता है, किसी को परेशान कर देना, रूड कमेंट्स करके। हैकल का मतलब होता है
इस शब्द का मतलब होता है टोंट मारना किसी पर, टोंट मारना, फब्तियां कसना, ठीक है ना, रूड कमेंट्स करना, रूड कमेंट्स करना लोगों पे, उसको बोलते हैं हैकल करना, ठीक है ना। तो गेस्ट वो हैकल्ड गेस्ट को हैकल कर दिया गया किनके द्वारा, दर्शकों के द्वारा। तो हैकल का मतलब क्या होता है बेटा, टोंट मारना किसी पे, अपने बोलते हैं ना टोंट मारना, एक्चुअली टोंट इंग्लिश का शब्द है जिसका मतलब होता है फब्ती कसना, ताना मारना, परेशान करना किसी को, ठीक है ना। इन शब्द का मतलब होता है काम का मतलब शांत करना, एड का मतलब मदद करना, और हेल्प का मतलब मदद करना। तो बेटा ये तो एक जैसे ही हो गए सारे के सारे। ये भी अच्छा मीनिंग सेंस देने वाला शब्द है, ये भी अच्छा और ये भी अच्छा। हमें चाहिए हैकल का, तो उत्तर क्या मिल जाएगा, टॉन्टेड, मतलब उसको ताना मारा गया, उस पर फब्तियां कसी गई। क्वेश्चन नंबर अपना है 88। क्वेश्चन नंबर बेटा अपना है 88। देखते हैं क्या बोला है इसमें। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट का मतलब तो आप समझ ही रहे हो, इतने सारे शब्द दे रखे हैं और हमें एक शब्द के द्वारा इस शब्द को रिप्लेस करना है, ठीक है ना। कॉफिन, इसके बाद में हर्स, इसके बाद में एम्बुलेंस और इसके बाद में कॉप्स, ठीक है ना। कॉफिन का मतलब होता है बेटा एक बॉक्स जिसके अंदर डेड बॉडीज रखी जाती है, दफनाने से पहले डेड बॉडीज रखी जाती है, ठीक है ना। ताबूत, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ताबूत। एम्बुलेंस आपको पता ही है, मरीजों वगैरह को ले जाने वाला साधन होता है, गाड़ी होती है, एक वेन जिसमें मतलब सिक पीपल को ले जाया जाता है हॉस्पिटल वगैरह, ठीक है ना। इसका मतलब होता है डेड बॉडी। कॉप्स का मतलब होता है डेड बॉडी, ठीक है ना। इसका मतलब होता है डेड बॉडीज को ढोने वाला साधन। इसका मतलब होता है हर्स, इस शब्द का मतलब होता है हर्स, हर्स का मतलब होता है डेड बॉडीज को ढोने वाला व्हीकल। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। एक शब्द होता है बेटा कॉप्स, इसका मतलब होता है ए पार्ट ऑफ आर्मी, सेना की एक टुकड़ी, ए पार्ट ऑफ आर्मी, ठीक है। एक शब्द होता है बेटा कॉप, इसका मतलब होता है पुलिस ऑफिसर, इसका मतलब होता है पुलिस ऑफिसर, ठीक है। एक शब्द होता है बेटा कॉप्स, सीओपीएसी कॉप्स, सीओपीएसी कॉप्स, इसका मतलब होता है बेटा छोटा सा एरिया जिसके अंदर बहुत सारी झाड़ियां और पेड़ हो, है ना। तो इसका मतलब होता है स्मॉल एरिया, स्मॉल एरिया ऑफ ट्रीज एंड बुशेस, ट्रीज एंड बुशेस, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं कॉप्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो अपना आंसर हो गया भाई इसमें हर्स। हर्स का मतलब होता है डेड बॉडीज को ढोने वाली व्हीकल, व्हीकल माने गाड़ी, कोई भी वाहन, और जो कैरी करता है डेड बॉडीज को। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे। क्वेश्चन नंबर अपना 89 पूछा क्या इसने, पूछा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट। इसमें फिर से बेटा सब्स्टिट्यूट वाला ही है, द अंडरलाइन वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस। So the principal published all the staff rules in black and white. In black and white. शब्द क्या दे रखा है हमें, इन ब्लैक एंड व्हाइट, और हमें इसको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो आप इसको ऐसे याद रख लो, व्हाइट तो इसमें किसका प्रतीक मान लो आप, पेपर का, कागज का, और उसके ऊपर ब्लैक, ब्लैक क्या मान लो, ब्लैक उसमें मान लो इंक या पेन, इंक या पेन मान लो, ठीक है ना। तो सफेद कागज पर काली शाही से कुछ लिख दिया, तो बात किसकी हो रही है, राइटिंग की हो रही है, इन राइटिंग हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा इन राइट। मैंने आपसे, आपके साथ कोई एग्रीमेंट किया, मैंने आपके साथ कोई समझौता किया, और वो एग्रीमेंट कैसा था, इन ब्लैक एंड व्हाइट, इसका मतलब वो मैंने सफेद कागज पर आपसे किसी पेन से लिखवा लिया, तो इसका मतलब हो गया इन राइटिंग। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इसका मतलब होता है इन राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 90 पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 90 में देखते हैं भाई क्या पूछा गया है। एंटोनिम पूछा है भाई इसने, अपोजिट बताना पड़ेगा हमें। सपोर्ट करना, सपोर्ट करने का मतलब क्या हुआ बेटा, फेवर करना किसी का, ठीक है, सीधा सा ही सामने दिख रहा है। अपोज करने का मतलब क्या होता है, विरोध करना। अपोज से क्या बना हुआ, अपोजिट बना हुआ। अपोजिट शब्द कौन से होते हैं, जो एक दूसरे का विरोध करते हैं, कंट्रास्ट में होते हैं, कंट्रेरी होते हैं, है ना। तो इसका तो सीधा सीधा मीनिंग है अपोज हो जाएगा। बेयर का मतलब सहन करना, स्टे का मतलब रुके रहना, और स्टैंड का मतलब खड़े होना, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा अपोज करना। बेटा 91 पे चलते हैं भाई। 91 में क्या बोला गया है देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड ईडियम। कोई भी ईडियम दे रखी है, मुहावरा दे रखा है, उसको अंडरलाइन कर रखा है और जिसका हमें मीनिंग बताना है। तो इसने बेटा अंडरलाइन कर नहीं रखा, तो इसमें क्या है,
ये तो हो गया अपना नाउन हो गई, सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, तो ये अपनी ईडियम हो गई। कॉस्ट का मतलब खर्चा आना, कॉस्ट का मतलब खर्चा, कितना खर्चा, एक तो हाथ देना पड़े और एक टांग देनी पड़े। द न्यू इलेक्ट्रिक कार, जो नई इलेक्ट्रिक कार आई है उसका खर्चा कितना का, कॉस्ट का मतलब खर्चा, एन आर्म एक हाथ और एक लेग टांग। अगर कोई आपको चीज खरीदनी पड़े बदले में एक हाथ और एक पैर देना पड़े तो सस्ता सौदा है कि महंगा सौदा है बेटा, बहुत महंगा सौदा है। तो इसका मतलब हो जाएगा वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ही महंगा सौदा, ठीक है ना, बहुत महंगी चीज जिसके लिए आपको अपना हाथ और पैर देना पड़ रहा है। तो चीप नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता और इसमें ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। क्वेश्चन नंबर 92 में बेटा क्या पूछा इसने, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट, फिर से सब्स्टिट्यूट करना है। द अंडरलाइन सेगमेंट, कोई भी एक सेगमेंट, एक पार्ट, सेगमेंट का मतलब पार्ट, कोई भी एक पार्ट है जिसको अंडरलाइन कर रखा है और हमें उसको सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है ना। तो क्या दे रखा है, सी कैन क्रिएटिव, यहाँ पर भी क्रिएटिव, यहाँ पर भी क्रिएटिवली, यहाँ भी क्रिएटिव, तो नेचुरल सी बात है हमें इसको अंडरलाइन करना चाहिए, यानी इसकी जगह पर बताना है हमें, इसकी जगह पर बताना है हमें। तो यहाँ पर देखो एंड दे रखा है। अब अपने पहले ही एक बात पढ़ चुके हैं कि एंड के पहले और बाद में, एंड के बाद में और एंड के पहले दोनों तरफ जो भी शब्द होते हैं बेटा वो सिमिलर होते हैं, हमेशा सिमिलर होते हैं। बट अगर दे रखा हो बेटा, बट के इधर भी और इधर भी दोनों तरफ जो शब्द है वो डिसिमिलर होती है, एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट में, एक दूसरे के विपरीत होनी चाहिए। तो अब इसके एंड के पहले देखो क्या दे रखा है, वेल दे रखा है, और वेल शब्द क्या चीज होता है, एडवर्ब होता है। वेल शब्द ये एडवर्ब होता है, क्योंकि ये रिवर्ब और वर्ब के बाद में आएगा तो कौन आएगा, एडवर्ब आएगा। तो जब ये एडवर्ब है तो नेचुरल सी बात है एंड के बाद वाला भी एडवर्ब होना चाहिए, ठीक है। और जिस शब्द के लास्ट में आईवीई दे रखा हो, जिस शब्द के लास्ट में आईवीई दे रखा हो वो कौन होता है, एडजेक्टिव होता है, वो शब्द एडजेक्टिव होता है। और अगर एडजेक्टिव को हमें किस में चेंज करना है, एडवर्ब में चेंज करना है, तो एडजेक्टिव में बेटा आप क्या करो, एलवाई जोड़ दो, एडजेक्टिव में क्या जोड़ दो, एलवाई जोड़ दो, वो अपने आप एडवर्ब बन जाएगा। तो क्रिएटिव है, इसको किस में चेंज कर देंगे, अपने क्रिएटिवली में, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। इधर वेल है ये भी एडवर्ब है और क्रिएटिवली है ये भी एडवर्ब है। अब देखो कहीं पर जैसे ये लिखा है, मान लिया हेरी टीचेस और गुड। अब हमें पता है वर्ब के जो बाद में चाहिए, जो वर्ब के बाद में चाहिए वो कौन होगा बेटा, एडवर्ब होगा। हमें पता है गुड है वो एडवर्ब नहीं होता, गुड तो एडजेक्टिव होता है। तो हमें यहाँ पर गुड थोड़ी ना चाहिए, हमें यहाँ पर किसकी जरूरत है, वेल की जरूरत है, ठीक है ना। तो चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 93 पे। क्वेश्चन नंबर 93 पे देखते हैं भाई क्या पूछा इसने। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम, मुहावरा, फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीचे कोई एक स्टेटमेंट दे रखा है, कथन दे रखा है, और हमें उस कथन की जगह इडियम को चुनना है, उसका उस कथन की जगह में मुहावरे से काम चलाना है। तो इसने दे रखा है इट्स बेटर टू गेट लेस देन व्हाट यू वांट देन गेट नथिंग। तो इसने क्या दे रखा है, बेटर टू गेट लेस देन नथिंग, बेटर टू गेट लेस देन नथिंग। अब इसका मतलब है बेटर ठीक रहेगा, क्या करना, गेट लेस, थोड़ा भी चीजें मिल जाए। लेस का मतलब क्या होता है, थोड़ा, लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री कौन सी होती है, लेस, क्या चाहे थोड़ा मिल जाए, किसकी बजाय, नथिंग बोले तो कुछ नहीं, कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं की बजाय तो कुछ मिल जाए वही अच्छा। यानी ना मामा से तो काना मामा ही अच्छा, भाई एक तो मामा है ही नहीं उसकी बजाय तो काना मामा है तो भी ठीक, काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब हो जाएगा, इसका मतलब यही होता है, इसका मतलब यही होता है, हाफ ए लोफ, आधी रोटी इज बेटर, ठीक है, देन नन, कुछ नहीं होने की बजाय, कुछ नहीं होने की बजाय, तो रोटी नहीं होने की बजाय तो आधी रोटी भी अच्छी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। इसका मतलब है वेस्ट नोट, अगर आप चीजें बर्बाद नहीं करोगे, वांट नोट, तो आपके पास कमी नहीं आएगी। मतलब अगर आप चीजें प्रॉपरली सही ढंग से यूज करोगे तो आपके पास धन की, पैसे की, किसी भी चीज की कमी नहीं आएगी। इसका मतलब है वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, अगर धुआं है तो आग भी होगी। मतलब कोई र्यूमर्स चल रही है, कोई अफवाह चल रही है, र्यूमर्स बोले तो अफवाह, र्यूमर्स, है ना। तो अगर कोई र्यूमर्स चल रही है ना, र्यूमर का स्पेलिंग ये भी हो सकता है RUMOURS, र्यूमर्स, ठीक है। अगर अफवाह चल रही है तो उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर होगी। मतलब कहते हैं ना अपने आम बोलचाल में कि आग के बिना धुआं नहीं निकलता,
तो इसका मतलब होता है कि अफवाहें हैं उनमें कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर होती है। ए स्टॉर्म इन टी कप, टी कप मतलब चाय के कप में, स्टॉर्म मतलब तूफान, बात का बतंगड़, इसका मतलब है बात का बतंगड़। मेक ए मॉल ऑफ, मेक ए हिल ऑफ मॉल, मतलब बात का बतंगड़, छोटी सी बात की बहुत बड़ी बात बना देगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ए, ठीक है ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94 में क्या पूछा है भाई। क्वेश्चन नंबर 94 में बेटा इसने बोल रखा है सिलेक्ट द ऑप्शन, ऑप्शन को चुनिए दैट एक्सप्रेसेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। हमें वाक्य में जो भी एडजेक्टिव दे रखा है उस एडजेक्टिव को हमें किस में लेके जाना है, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में लेके जाना है। तो इट लुक्स, ऐसा लगता है, लाइक आर बैड फियर्स, हमारे जो बुरे सपने हैं, बुरे जो भय डर है, आर कमिंग ट्रू, वो सच होते जा रहे। कम ट्रू का मतलब चीजें सच होना। तो इसने देखो भाई एडजेक्टिव कौन सा दे रखा है, फियर्स, तो नाउन हो गया। नाउन के तुरंत पहले जो होता है वो कौन होता है, एडजेक्टिव होता है। तो बेटा बैड का मतलब भी बुरा होता है, इल का मतलब भी बुरा होता है, और इविल का मतलब भी बुरा होता है। अगर इससे भी बुरा है तो क्या हो जाएगा बेटा, वर्स्ट हो जाएगा। और सबसे बुरी अगर कोई चीज है तो वो क्या हो जाएगी बेटा, वर्स्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वो सबसे बुरी अगर कोई चीज है तो वो हो जाएगी वर्स्ट, ठीक है ना। तो इसमें देखो वर्स्ट का यूज कहां पर हुआ है, ये तो नो चेंज रिक्वायर्ड नहीं है तो बेटा हो नहीं सकता। देखते हैं एक बार, चलो वर्स्ट है तो ये तो बेटा कंपैरेटिव डिग्री है, ये तो हो नहीं सकता। और फियर्स, इसमें तो कोई एडजेक्टिव ही नहीं दे रखा, सीधा ही फियर्स दे दिया, इसके साथ एडजेक्टिव ही यूज नहीं कर रखा। अच्छा, और ये आ गया वर्स्ट, ये रहा, ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हो जाएगा इट लुक्स लाइक आर वर्स्ट फियर्स, जो बैड है ना, जो बैड है वो किस में चेंज हो गया, वर्स्ट में चेंज हो गया, वर्स्ट फियर्स आर कमिंग ट्रू, तो ये सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 क्या बोल रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 94 में दे रखा है इसने जंबल अप ऑर्डर, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस आर गिवन बिलो, एक सेंटेंस के कुछ पार्ट दिए जा रहे हैं और वो भी किस कंडीशन में, जंबल अप करके। जंबल अप वही बात पे तो पीक्वेलस आ गया भाई, सेंटेंस रीअरेंजमेंट आ गया, है ना। अरेंज द पार्ट्स इन द करेक्ट ऑर्डर, तो अपने पास भाई ये 4 पार्ट दे रखे हैं, ओके। अब देखते हैं अपने इनको सही जमाना है तो कैसे हो सकता है। इसमें रिटन इन अनअडोर्न्ड संस्कृत प्रोज, वन ऑफ द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट बुक्स डिवोटेड टू स्टेटक्राफ्ट, ठीक है, और द अर्थशास्त्र इज। अब इसमें देखो अर्थशास्त्र का ए कैपिटल है, जहां पर ए इसका कैपिटल दे रखा है तो ये प्रॉपर नाउन है। अर्थशास्त्र का ए कैपिटल है तो ये प्रॉपर नाउन है, ये किसी का नाम है, ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन। हमें पता है प्रॉपर नाउन है तो वो सेंटेंस हमारा फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है ना। तो हम डी से शुरू कर देते हैं, डी से हम शुरू कर देते हैं। डी से शुरू होने वाली भाई 2 है, एक तो ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता, क्योंकि डी से ये भी शुरू हो रहा है और डी से ये भी शुरू हो रहा है। अब आगे इसने दे रखा है डिवोटेड टू स्टेटक्राफ्ट, वन ऑफ द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट बुक्स, तो अपने को यही इसी पर जाना पड़ेगा, क्योंकि अर्थशास्त्र क्या चीज है, बुक है, इसी के बारे में बात हो रही है। अब इसने अर्थशास्त्र के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है, अतिरिक्त जानकारी, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है इसने, कुछ अतिरिक्त जानकारी दी है, ठीक है। तो वो एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है कि अर्थशास्त्र क्या चीज है, अर्थशास्त्र इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट बुक्स, विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तकों में से एक, जो डिवोटेड टू स्टेटक्राफ्ट, जो राजनीति को समर्पित है, डिवोटेड है तो समर्पित है, और किससे, शासन कैसे चलाना है, स्टेटक्राफ्ट का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन कैसे चलाना है। तो क्या हो जाएगा अपना बी के बाद में अपना जाएगा, डी के बाद में क्या जाएगा बी, और बी के बाद में सी और फिर ए, तो डी, इसके बाद में क्या आ जाएगा बी, इसके बाद में आएगा सी और फिर से आ जाएगा ए, तो अपना आंसर हो जाएगा डी बी सी ए। यहां पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, मान लिया कहीं पर ऐसे लिखा है द गर्ल इज माई कजन सिटिंग इन द कॉर्नर, सिटिंग इन दी कॉर्नर, तो बेटा ये शब्द किसके लिए हो रहे हैं, ये इस लड़की के बारे में एडिशनल जानकारी दी गई है, इस लड़की के बारे में अतिरिक्त जानकारी। कौन सी लड़की, इससे पूछ लो कौन सी लड़की, विच वन, विच गर्ल, कौन सी लड़की, सिटिंग इन दी कॉर्नर, जो कि कोने में बैठी है। तो बेटा इसको यहां पर नहीं होना चाहिए लास्ट में, इसको इस गर्ल के तुरंत बाद में होना चाहिए। तो क्या बन जाएगा गर्ल, लड़की कौन सी, सिटिंग इन दी कॉर्नर, जो कि कोने में बैठी है, इज माई कजन, वो मेरी
कजन है। तो इसी प्रकार अर्थशास्त्र के लिए इन शब्दों का यूज किसके लिए हो रहा है, इसी किताब अर्थशास्त्र के लिए यूज हो रहा है, ठीक है ना। तो डी के तुरंत बाद में ये आ जाएगा, द अर्थशास्त्र इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट बुक्स डिवोटेड टू स्टेटक्राफ्ट। इसके बाद में रिटन इन अनअडोर्न्ड संस्कृत प्रोज, जो किस में लिखी गई है, संस्कृत के प्रोज में लिखी गई है। या तो किताबें प्रोज में लिखी होती है और या फिक्शन में, तो ये किस में लिखी गई है, प्रोज में लिखी गई है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे। क्वेश्चन नंबर 96। तो 96 में क्या दे रखा है भाई इसमें, ये तो क्लोज टेस्ट है भाई, इसमें खालिस्तान दे रखे हैं, अपने को एक पैरा दे रखा है और इसमें कुछ खालिस्तान भी दे रखे हैं, ब्लैंक्स भी दे रखे हैं। तो देखते हैं क्या होता है इसमें देखते हैं क्या होता है। इसमें दे रखा है ए कपल, बेटा ये शब्द कपल है, ए कपल ऑफ मिनट्स लेटर, कुछ एक मिनट के बाद ए वुमेन केम रनिंग, एक औरत दौड़ते हुए आई टुवर्ड्स द डेस्क की तरफ दौड़ते हुए आई। As soon as she sees the little girl, जैसे ही उसने छोटी सी बच्ची को देखा, she shouts, तो वो रो पड़ी। शाउट का मतलब रोना चीखना। एंड अप टू हर है तो वो देख करके क्या करेगी, उस बच्ची को देखकर चेस तो पीछा करना, रन अप टू, और स्टेयर घूरना, और कम अप टू तो चल के जाना, और रन अप टू है जल्दी से जाना। तो वो उस बच्ची को देखकर जब चीख चिल्ला रही है तो नेचुरल सी बात है दौड़ कर जाएगी, भाग कर जाएगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, रन अप टू, वो भाग करके उस बच्ची के पास पहुंचती है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है भाई। अगले क्वेश्चन में इसने पूछा है, शी लिफ्ट द गर्ल, उसने बच्ची को उठा लिया, लिफ्ट का मतलब उठा लिया, इनटू हर आर्म्स, अपनी भुजाओं में, एंड होल्ड्स हर वेरी टाइट, और उसने उसको बहुत सख्ती से अपने से कस के अपने पास लगा लिया। देन शी सेपरेट्स, फिर उसने अलग कर दिया, हरसेल्फ, अपने आप को, फ्रॉम हर डॉटर, उसने अपनी बेटी से अपने आप को दूर कर लिया। इसका मतलब ये जो बच्ची है ना, यहाँ पर ये जो लिटिल गर्ल बता रखा है, ये इस औरत की बेटी है भाई, ये देखो डॉटर लिखा हुआ, इट मींस ये उसकी बेटी है। एंड लुक्स एट हर, और वो देखती है, लुक्स एट हर, आईज में देखती है या माउथ पे देखती है या फेस पे देखती है, तो नेचुरल सी बात है भाई, किधर देखेगी वो, नेचुरल सी बात है उसके चेहरे पर देखेगी, उसके फेस पर देखेगी। तो लुक्स एट हर फेस, उसके फेस पर देखती है, वाइल, किसके दौरान, और उसी के दौरान शी सेज, वो बोलती है, जब वो उसके चेहरे की तरफ देख रही होती है ना, उसी टाइम बोलती है वो कि आई एम हियर, मैं यहां हूं, एंड्रिया एवरीथिंग इज ओके। तो उस बच्ची का नाम भी आ गया, अभी देखो एंड्रिया, इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है ना, तो नेचुरल सी बात है उस बच्ची का नाम है ये एंड्रिया। एंड्रिया एवरीथिंग इज ओके, एंड्रिया बेटा सब कुछ ठीक है, आई लव यू हनी, बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। देन शी टर्न्स, फिर वो मुड़ती है, एंड, और अब आके देखते हैं भाई 98 में क्या बोला गया है। एंड सी टर्न्स, एंड वो मुड़ती है, एंड द मैन, उस आदमी को क्या बोलती है, थैंक यू सो मच सर। तो जब उसने उस आदमी को थैंक यू सो मच बोला है, तो उसने उसको थैंक किया है कि डिस्क्रेट किया है, ट्रीट किया है, या ग्रीट किया है, या रिजेक्ट किया है। नेचुरल सी बात है उसको ग्रीट किया है। जब आप किसी आदमी को हेलो बोलते हो, हाय बोलते हो, हाउ आर यू सर बोलते हो, थैंक यू वेरी मच बोल रहे हो, इट मीन्स ग्रीट्स, वो उस आदमी का अभिवादन कर रही है, उसने उस आदमी का अभिवादन किया। आगे क्या लिखा है इसने, शी सेज, वो बोलती है, वो धन्यवाद देते हुए क्या बोलती है, वी गॉट सेपरेटेड, हम बिछड़ गए थे, इन द क्राउड, भीड़ में, अर्लियर, पहले, भीड़ में हम बिछड़ गए थे। माई डॉटर इज डीफ, मेरी बच्ची है वो बहरी है। डीफ का मतलब बहरा, जिसको सुनता नहीं है। डम, गूंगा, जो बोल नहीं सकता। और ब्लाइंड मतलब अंधा, जो देख नहीं सकता। डीफ सुनाई नहीं देता, डम बोल नहीं सकता, और ब्लाइंड है तो अंधा, जो देख नहीं सकता। मेरी बच्ची है वो डीफ बहरी है। सो आई कुड नॉट मेक एन ओवर द स्पीकर्स। स्पीकर में आप क्या करते हो भाई, स्पीकर में आप क्लेम करते हो, या अनाउंसमेंट करते हो, या नोटिफिकेशन करते हो, या असर्शन करते हो। अनाउंसमेंट करते हो, अगर किसी का कोई सामान खो जाए, बच्चा खो जाए, तो हम स्पीकर में क्या करते हैं, अनाउंस करते हैं, भाई ये किसी का बच्चा खो गया है, इसे कपड़े पहन रखे, ऐसा बच्चा है, किसी का है तो ले जाए, है ना। तो स्पीकर पे क्या किया जाता है, अनाउंसमेंट। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बेटा यहाँ पे अनाउंसमेंट, ठीक है ना। तो मैं स्पीकर्स पे अनाउंसमेंट नहीं कर पाई फॉर हर, उसके लिए यहाँ पे फुल स्टॉप होना चाहिए था भाई। मैं उसके लिए अनाउंसमेंट नहीं कर पाई, क्यों नहीं कर पाई, क्योंकि बच्ची गूंगी थी, बहरी थी, वो उसको सुनाई नहीं देता। अगर मैं अनाउंसमेंट करती तो भी उसको सुनता नहीं। आई वॉज लुकिंग फॉर हर, लुक फॉर का मतलब तलाश करना, मैं उसको ढूंढ रही थी, एवरीवेयर, हर जगह। आई वॉज सो वरीड, मुझे बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। नाउ द मैन अंडरस्टैंड्स, वो आदमी समझ गया। व्हाई द लिटिल गर्ल, की वो छोटी बच्ची क्यों डिड नॉट लुक एट हिम, कि उस छोटी बच्ची ने उसकी तरफ क्यों नहीं देखा।
until जब तक he her shoulder जब तक उसने उसके कंधे को क्या नहीं कर लिया भाई, फील छूना, टच का मतलब भी छूना, कांटेक्ट का मतलब संपर्क स्थापित करना, और क्रैक का मतलब किसी चीज को क्रैक कर देना, मतलब दरार ला देना किसी चीज में। तो नेचुरल सी बात है, कंधे को छूने की बात हो रही है यहाँ पे। तो आदमी को पता चल गया कि जब तक मैंने इस बच्ची का कंधे को नहीं छुआ तब तक इसने मेरी तरफ देखा क्यों नहीं, क्योंकि बच्ची आवाज सुन ही नहीं पा रही थी, वो तो डीप थी, है ना। तो अब इसमें फेल्ट भी आ सकता है, टच भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे गौर करिएगा, यहाँ पर देखो लिटिल गर्ल डिड नॉट लुक, जब डिड लगा रखा है तो बेटा वाक्य कौन से टेंस का है, पास्ट का है, और जब शुरुआत पास्ट में हुई है तो नेचुरल सी बात है हमें पूरा का पूरा सीक्वेंस किस में रखना पड़ेगा, पास्ट में। तो हमें यहाँ पर भी वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी पड़ेगी, सेकंड फॉर्म, और फील की सेकंड फॉर्म कौन सी होती है, फेल्ट होती है। तो फेल्ट हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इस टचेस की जगह पर क्या होता, टच्ड होता, तो ये भी आंसर हो जाता, अगर टच्ड होता तो ये भी सही होता, लेकिन चूंकि यहाँ पे टचेस दे रखा है जो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर डिड दे रखा है, तो आंसर हो जाएगा अपना ये। तो ये था अपना आज का 255 नंबर पेपर। 256 के साथ एक बार फिर से उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए आप खुश रहें, मस्त रहें, अच्छे से मेहनत करते रहिएगा। थैंक यू।